नमस्कार। आज की डीप डाइव में हम सीधे बात करेंगे पृथ्वी के कुछ सबसे जबरदस्त और शायद खतरनाक अजूबों की। महाज्वालामुखी। हमारे पास एक विशेषज्ञ रिपोर्ट है जो इनके इतिहास, इनके असर और हाँ, भविष्य के खतरों का भी विश्लेषण करती है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन क्या है? ये समझना कि ये महाज्वालामुखी आखिर हैं क्या चीज? क्या इन्होंने पहले भी दुनिया पर इतना गहरा असर डाला है? और आज के जमाने में असली खतरा किससे है? क्या वो येलोस्टोन है जिसके बारे में इतनी खबरें आती हैं, या कुछ और? हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि ये महाज्वालामुखी होता क्या है, मतलब आम ज्वालामुखी से अलग कैसे है? देखिए, ये साधारण ज्वालामुखी तो बिल्कुल नहीं होते। वैज्ञानिक जो है वो विस्फोट के साइज को नापने के लिए एक स्केल इस्तेमाल करते हैं, ज्वालामुखी विस्फोटकता सूचकांक या VEI। ये 0 से 8 तक जाता है और 8 मतलब सबसे ज्यादा विनाशकारी। अच्छा, 0 से 8? हाँ, तो किसी ज्वालामुखी को महाज्वालामुखी तब कहा जाता है जब उसने अपने इतिहास में कम से कम एक बार VEI 8 लेवल का विस्फोट किया हो। इसका मतलब है उसने 1000 क्यूबिक किलोमीटर से भी ज्यादा मलबा उगला हो। 1000 क्यूबिक किलोमीटर? बाप रे। हाँ, अंदाजा लगाने के लिए सोचिए, ये 1980 का माउंट सेंट हेलेंस या 1991 का पिनाटुबो, जिनके बारे में हमने सुना है, उनसे भी सैकड़ों गुना ज्यादा बड़ा होता है। सैकड़ों गुना, कल्पना करना भी मुश्किल है। और ये इतने बड़े विस्फोट जो हैं, ये ज्वालामुखी शीत ऋतु या जिसे वोल्कानिक विंटर कहते हैं, वो कैसे लाते हैं? क्या मतलब आसमान पूरा राख से ढक जाता है? हाँ, ये एक आम मतलब गलत फहमी है। राख तो असल में भारी होती है, तो वो कुछ दिनों या ज्यादा से ज्यादा कुछ हफ्तों में जमीन पर वापस गिर जाती है। अच्छा, तो फिर असली जो खिलाड़ी है यहाँ वो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO2। जब ये गैस बहुत भारी मात्रा में निकलकर वायुमंडल की ऊपरी परत मतलब स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर, हाँ। तो वहाँ ये सल्फेट एरोसोल नाम के बहुत छोटे छोटे कणों में बदल जाती है और ये कण, आप कह सकती हैं, एक महीन चादर की तरह फैल जाते हैं। ये सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देते हैं और नतीजा, धरती की सतह ठंडी होने लगती है। अरे वाह, तो राख नहीं बल्कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और इसका असर मतलब कितना लंबा चलता है फिर? देखिए, यहीं पे जो बड़े विस्फोट हैं, VEI 7 और खासकर VEI 8, वो खास बन जाते हैं। इनसे जो एरोसोल निकलते हैं वो सालों तक, यहाँ तक कि दशकों तक उसी स्ट्रेटोस्फीयर में टिके रह सकते हैं। दशकों तक? हाँ, और इतना लंबा समय बहुत होता है कि वो पृथ्वी के अपने जो ठंडक के साइकिल है, जैसे महासागरों के या बर्फीले इलाकों के, उनके साथ जुड़ जाएं। इससे वो कूलिंग इफेक्ट, वो ठंडक और भी ज्यादा लंबी खिंच जाती है, दशकों या शायद सदियों तक भी। बाप रे, ये तो खतरनाक है। तो इतिहास में ऐसे कौन से बड़े विस्फोट हुए हैं, मतलब VEI 8 वाले? हाँ, भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड्स में अगर देखें तो सबसे बड़ा नाम आता है इंडोनेशिया के टोबा का। ये करीब 74 से 75 हजार साल पहले हुआ था। पिछले 2.5 करोड़ सालों में ये सबसे बड़ा ज्ञात विस्फोट माना जाता है। करीब 2800 क्यूबिक किलोमीटर मलबा। 2800? हाँ, इसी से वो मशहूर टोबा झील बनी है। एक थियोरी भी है, टोबा कैटास्ट्रॉफी थियोरी कहते हैं उसे। हाँ, सुना है मैंने उसके बारे में। कि इसने दुनिया का तापमान शायद 3 से 3.5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा दिया था और उस वक्त की मानव आबादी बहुत कम, शायद कुछ हजार लोगों तक ही रह गई थी। हालांकि ये थियोरी थोड़ी विवादित है, पुरातात्विक सबूत इसे पूरी तरह सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, और टोबा के अलावा? टोबा के अलावा अमेरिका का येलोस्टोन है। उसने पिछले करीब 21 लाख सालों में 3 VEI 8 विस्फोट किए हैं और सबसे हाल का जो VEI 8 विस्फोट था वो न्यूजीलैंड का टोपो था, करीब 27,000 साल पहले। ये VEI 8 वाले तो हजारों लाखों साल में एक बार होते लगते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें इनसे थोड़ी कम चिंता करनी चाहिए और शायद उन विस्फोटों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो छोटे हों लेकिन जल्दी जल्दी होते हों, जैसे VEI 7? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही इस रिपोर्ट का एक बहुत अहम पॉइंट है। VEI 7 वाले विस्फोट जो है वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर देखें तो कहीं ज्यादा होते हैं, औसतन हर 1000 साल में 1 या 2 बार। हर 1000 साल में 1 या 2? हाँ, और ये भी मतलब पूरी दुनिया में तबाही मचाने की क्षमता रखते हैं। आप देखिए, इंडोनेशिया में ही 1257 ईस्वी में एक रिंजानी या समालस नाम का ज्वालामुखी फटा था,
VEI-7 था वो। उसे मध्य युग के लघु हिम युग या लिटिल आइस एज की शुरुआत से जोड़ा जाता है। और फिर ज्यादा हाल का उदाहरण है 1815 में इंडोनेशिया का ही टम्बोरा। ये भी VEI-7 था। इसके कारण 1816 को यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बिना गर्मी का साल या ईयर विदाउट अ समर कहा गया। हाँ, वो कुख्यात साल। बिल्कुल। वैश्विक तापमान सिर्फ 0.4 से 0.7 डिग्री सेल्सियस ही गिरा था, लेकिन इतने से ही उत्तरी गोलार्ध में फसलें तबाह हो गईं और भयंकर अकाल पड़ा। इसे पश्चिमी दुनिया का आखिरी महान भूखमरी संकट भी कहा जाता है। सोचिए, सिर्फ आधे डिग्री के फर्क ने क्या कर दिया था। कमाल है। तो मतलब सारा ध्यान येलोस्टोन पे लगाना, जो शायद लाखों साल में फटेगा, वो शायद सही रणनीति नहीं है। लोग कहते हैं कि येलोस्टोन अतिदेय है, ओवरड्यू है। क्या इसमें कोई सच्चाई है? हाँ, ये ओवरड्यू वाली बात जो है वो गणितीय रूप से थोड़ी कच्ची है, कह सकते हैं। देखिए, येलोस्टोन के पिछले 2 VEI-8 विस्फोटों के बीच का अंतर करीब 7,25,000 साल का था और आखिरी विस्फोट हुए अभी 6,31,000 साल हुए। तो अब सिर्फ 2 घटनाओं की औसत से आप अगली घटना का सटीक अंदाजा लगाएं, ये वैज्ञानिक रूप से बहुत मजबूत तर्क नहीं है। ज्यादातर विशेषज्ञ अब मानते हैं कि अगले कुछ हजार सालों में येलोस्टोन में VEI-8 स्तर के विस्फोट की संभावना बहुत बहुत कम है। बल्कि कुछ संकेत तो ये भी हैं कि ये ज्वालामुखी सिस्टम शायद अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। अच्छा, तो फिर असल टेंशन वाली बात क्या है? अगर येलोस्टोन नहीं तो क्या? असल और ज्यादा तात्कालिक खतरा उन्हीं VEI-7 स्तर के विस्फोटों से हैं, जैसे टम्बोरा था। आंकड़े यही बताते हैं कि ऐसा एक विस्फोट अगले कुछ 100 सालों के भीतर होने की संभावना सांख्यिकीय रूप से काफी ज्यादा है। अगले कुछ 100 सालों में? हाँ, और ये इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे इलाकों में हो सकता है जहां आबादी बहुत घनी है। पर सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हमारी आज की जो दुनिया है वो 1815 के मुकाबले बहुत ज्यादा नाजुक है और आपस में जुड़ी हुई है। हाँ, ये तो है, पर निर्भर करता है। ज्वालामुखी की राख, खासकर जब वो गीली होकर बिजली के उपकरणों पर जमती है, तो वो शॉर्ट सर्किट कर सकती है। इसे इंसुलेटर फ्लैशओवर कहते हैं। इससे बड़े पैमाने पर बिजली गुल हो सकती है। तो एक VEI-7 घटना आज के ग्लोबल सिस्टम को पूरी तरह चरमरा सकती है, सप्लाई चेन तोड़ सकती है और भयानक अकाल ला सकती है। और क्या हम इन पर नजर रख रहे हैं? मतलब अभी कहीं कोई ऐसा खतरा मंडरा रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल। दुनिया भर में ज्वालामुखियों की निगरानी लगातार चलती रहती है। येलोस्टोन की बात करें तो वो फिलहाल सामान्य या हरे स्तर पर है, मतलब कोई फौरी चिंता की बात नहीं है। ठीक है। दूसरी तरफ इटली में एक जगह है कैंपी फ्लेग्रे। वो एक बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्र है। वो 2012 से पीले स्तर पर है। वहाँ जमीन लगातार ऊपर उठ रही है, महीने में 10 से 30 मिलीमीटर, और भूकंप भी आ रहे हैं। वहाँ फिलहाल एक छोटे विस्फोट का, शायद VEI-4 या 5 का क्षेत्रीय खतरा ज्यादा माना जा रहा है और स्थानीय प्रशासन निकासी वगैरह की योजनाओं पर काम कर रहा है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़, मतलब लबोलुआब ये निकलता है कि हमें अपना डर और ध्यान सिर्फ येलोस्टोन जैसे बहुत ही दुर्लभ महाविशाल विस्फोटों पर लगाने के बजाय उन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए जो सांख्यिकीय रूप से कहीं ज्यादा संभावित हैं, यानी VEI-7 टम्बोरा जैसे विस्फोट। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी पर निर्भर और आपस में जुड़ी हुई सभ्यता के लिए आने वाली सदियों में एक वास्तविक और शायद ज्यादा बड़ा खतरा है। एकदम सही कहा आपने। और यहीं पर मैं एक सोचने वाली बात छोड़ना चाहूंगी। जिस तरह हमारी दुनिया, आप देखिए, ऊर्जा, भोजन, पैसा, सब कुछ एक अदृश्य धागे से कैसे बंधा हुआ है, तो क्या हम वाकई एक संभावित VEI-7 जैसी घटना का सामना करने के लिए खुद को, अपने सिस्टम को ज्यादा मजबूत बना रहे हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर नई तकनीक की तरक्की के साथ हम अनजाने में अपनी इस नाजुकता को और बढ़ा रहे हैं? सोचने वाली बात है।